यह देखिए पॉजिटिव रहने पे हमारे मुख्तलिफ जो इंटेलेक्चुअल गुजरे उन्होंने बड़ी सादा सादा लैंग्वेज में बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में वाक़यात से समझाया। इशफाक अहमद टू नेम वन, उन्होंने एक वाक़या मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बड़ा मज़े का वाक़या। वो कहते हैं कि हमारे गांव में एक औरत थी माई नूरा के नाम से, तो अनपढ़ थी, तो वो बहुत पॉजिटिव खातून थी, यानी कभी भी उसके मुंह से कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी थी। तो कहते हैं मैंने जब बीएससी की तो मुझे किसी ने चैलेंज दिया, मेरे दोस्तों ने, कि देखो हम तुम्हें साइंसदान तब मानेंगे जब तुम माई नूरा के मुंह से कोई नेगेटिव बात निकलवाओगे। तो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि ये भी कोई बात है, ये तो मैं अभी करवा लेता हूँ। तो कहते हैं मैं उसके पास गया तो वो उसी तरह बहुत पॉजिटिव मुस्कुरा कर देखा हम सबको, पुत्र बैठो, सबको बिठाया, चने भूना करती थी, चने भून के खिलाती थी सबको, तो हमें चने भून के पेश किए। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि माई ये बता कि शैतान के बारे में क्या ख्याल। तो कहते हैं मैंने कहा अब ये तो बस गई, शैतान के बारे में तो कोई भी पॉजिटिव नहीं कह सकता, तो नेगेटिव जुमला कहेंगी ही कहेंगी। तो कहते हैं वो थोड़ा सा सोच में पड़ गई, फिर एकदम मेरी तरफ देखा मुस्कुरा के और कहती कि पुत्र मुश्किल मिजाज बड़ा, यानी शैतान मुश्किल मिजाज बहुत है। तो कहते हैं कि मैंने कहा माई नूरा को वाकई कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि शैतान के बारे में भी, अब देखें बात तो सच है तो रजीम मनहूस और अल्लाह की लानत तो है, लेकिन असल में ये एक लेसन भी था। एक अनपढ़ औरत ने एक लेसन भी दे दिया उन्हें कि शैतान इतना मुश्किल मिजाज है, मुसलमान क्यों इतना सुस्त है, यानी वो मुश्किल मिजाजी से लगा हुआ है अपनी नफरत में, अपनी दुश्मनी में, लेकिन मुसलमान बहुत सुस्त पड़ चुका है। ठीक है, तो इसमें एक लेसन भी है। तो ये तरीके होते थे पुराने लोगों के ना, बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाने के, कि देखिए योर वर्ड्स मैटर अ लॉट, जो आप जुमले कहेंगे ना उसका बहुत इम्पैक्ट होगा आपकी शख्सियत पे। अगर आप बहुत नेगेटिव जुमले कहेंगे, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ ये क्यों होता है, मेरा दिन खराब हो गया, ठीक है कभी कभी निकल जाते हैं जुमले, हम इंसान हैं, जाहिर है 100% परफेक्शन भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बड़े बड़े जुमले निकल जाते हैं, लेकिन पॉइंट इज कि जुमलों का बहुत असर होता है हमारी शख्सियत पे। तो उसी से रिलेटेड आज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को डिस्कस करते हैं। मैं असल में ये सारा टॉपिक साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली लेकर चल रहा हूँ इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को डीप साइंस पता हो। जैसे पिछली क्लास में मैंने काफी ज्यादा आपको साइंस बयान की थी इमोशंस की, कि इमोशंस के पीछे एक्चुअली साइंस क्या है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्या होता है, बेसिकली फॉल्टी थिंकिंग को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। फॉल्टी थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग भी आ सकती है इसमें, ओवर थिंकिंग भी आ सकती है इसमें, पोलराइज थिंकिंग भी आ सकती है। पोलराइज थिंकिंग होता है कि बस ग्रे और ब्लैक और व्हाइट, दैट्स इट, बीच वाले लोग नहीं होते वो, या वो किसी को मोमिन समझते हैं या किसी को मुनाफिक समझते हैं, यानी उनमें एतदाल नहीं होता। तो ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है एक किस्म की। तो 14 के करीब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आती है साइकोलॉजी में, मैं आपके सामने रखता हूं चंद एक इंशाल्लाह ताला। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को हल करना पड़ता है, अदरवाइज वो डिस्टॉर्शन अगर बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो डिसऑर्डर तक बात जा सकती है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पता लग जाएगा कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या है। ये जुमले चंद एक मैं आपके सामने रखता हूं। कार्ल एलिस जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, उसने 11 इमोशनल बिलीफ्स, इरेशनल बिलीफ्स रखे जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे, आई मस्ट बी परफेक्ट और नो वन विल लव मी, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, फॉल्टी थिंकिंग है। पहली तो बात ऐसा मुमकिन नहीं, ठीक है, कि आप परफेक्ट हो जाए। दूसरा, आप अपने आप को ही टॉर्चर करेंगे, आप कहेंगे मुझे परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज जो है मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, या मैं अच्छा नहीं हूं अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं। और बहुत से लोग इस बिलीफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं और वो अपने आप को बहुत बर्डनाइज कर देते हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि आई मस्ट बी द बेस्ट मल्टीटास्कर, वो ये समझते हैं आई मस्ट बी द बेस्ट पेरेंट एवर, आई मस्ट बी द बेस्ट चाइल्ड एवर। ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और परफेक्शन जो है वो किसी में भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को लीवरेज देनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को कबूल करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आई मस्ट बी थॉरली कॉम्पिटेंट, एडिक्वेट एंड सक्सेसफुल इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स इफ आई एम एबल टू बी वर्थवाइल। ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि मुझे हर चीज में सक्सेसफुल होना चाहिए वरना मैं फेलियर। इट इज हॉरिबल व्हेन थिंग्स डू नॉट टर्न आउट द वे आई वांट देम टू बी, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ठीक है, और बतौर मुसलमान हमें तो पता है कितनी बड़ी डिस्टॉर्शन है। देखिए, फेलियर आ गया तो बस अल्लाह की मर्जी है,
सम पीपल आर बैड, विकेड और विलेनस एंड दे शुड बी पनिश्ड। ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अनहैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ इवेंट्स एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। ये कुछ जुमले हैं, ये आप देख लें इंशाल्लाह। इट इज ईजियर टू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इट इज टू फेस देम। बहरहाल हम बहुत टू द पॉइंट कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिस्कस करते हैं। पहला है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है? अ पर्सन एंगेजिंग इन फिल्टर और मेंटल फिल्टरिंग, ही और शी टेक्स द नेगेटिव डिटेल्स एंड मैग्निफाइज दोज डिटेल्स while filtering out all the positive aspects of a situation। ये हम सब करते हैं। देखिए, इन डिस्टॉर्शंस का मतलब ये नहीं आप साइको केस है, ये मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं बतौर इंसान। लेकिन जब ये आदत बन जाए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जब आदत बन जाए, तो फिर ये आपको बाकायदा एक नेगेटिव इंसान बना सकता है और मेंटल डिसऑर्डर तक भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता हो कि हमारा दिमाग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कायम करता है। तो एक तो ये होता है, वो क्या होता है कि बस नेगेटिव पे ही फोकस किया जाए और तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये फिल्टरिंग है। पोलराइज थिंकिंग, वो क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। पोलराइज थिंकिंग में चीजें या ब्लैक होती हैं या व्हाइट होती हैं, ऑल और नथिंग मेंटालिटी, या सब मिल जाए या कुछ ना मिले, यानी बीच वाली चीज नहीं होती है। यानी हमें या तो परफेक्ट होना है या हम कंप्लीट फेलियर है, या मैं उमर बिन खत्ताब हूं या मैं मुनाफिक हूं। ठीक है, ये वाली थिंकिंग रिलीजियोसिटी में भी, कि या मैं उमर बिन खत्ताब हूं या मैं मुनाफिक हूं, बीच वाली चीज कोई नहीं है। और ये चीज जो है हम लोगों को भी इस तरह जज करते हैं कि या बच्चा उमर बिन खत्ताब बन जाए या वो फिर जहन्नम में जा रहा है, मुनाफिक है वो। तो ये पोलराइज थिंकिंग कहलाती है। ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है, यानी ये यू गेट द पॉइंट कि छोटे से किसी सिंगल पीस ऑफ एविडेंस पे किसी चीज को ओवर जनरलाइज करके जज कर लेना। मिसाल के तौर पे, इफ समथिंग बैड हैपन्स जस्ट वंस, तो पीपल हु डू ओवर जनरलाइजेशन दे एक्सपेक्ट इट टू हैपन ओवर एंड ओवर अगेन। यानी अगर एक बार कोई चीज हो गई है तो वो गिव अप कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब ये बार बार होगी, हालांकि वो एक बार चीज हुई है, उन्होंने कुछ और ट्राई नहीं किया। बाय द वे, रेजिलियंस की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, रेजिलियंस आप समझते क्या होता है? रेजिलियंस देखिए, जनरली स्पीकिंग रेजिलियंस होता है कि मुश्किलात के बावजूद चलते रहना, ठीक है, खड़े रहना और फेस करना मुश्किल को और आगे बढ़ना। लेकिन इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन से मुराद होती है जो एज ए साइंस किसी ने डिफाइन की हुई है, साइकोलॉजिस्ट ने। उसमें एक चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि जो रेजिलियंट लोग होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, पहली बात, और वो डिफरेंट सॉल्यूशंस को ट्राई करते हैं। यानी वो एक ही सॉल्यूशन से हिम्मत हार के नहीं बैठ जाते। ठीक है, दे लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ये उनका एक बिहेवियर पैटर्न होता है रेजिलियंट लोगों का। अगर आप उनकी लाइफ को स्टडी करें तो उनमें एक बहुत कॉमन एट्रीब्यूट मिलता है कि वो बहुत ज्यादा चीजें ट्राई करते हैं, यानी वो गिव अप नहीं कर रहे होते। एक चीज ने वर्क नहीं किया, दूसरी चीज ट्राई करते हैं, दूसरी ने वर्क नहीं किया, तीसरी, और इसी बिहेवियर का नाम रेजिलियंस है। ठीक है, दे आर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। और आप देखिए कि ये बिहेवियर अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला को वो लोग पसंद है जो अल्लाह पे तवक्कल तो करते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं, वो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। जैसे आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप स्ट्रैटेजीज देखें, आप सिर्फ गज़वा खंदक को स्टडी कर लें अगर, तो उसमें नबी ने हर चीज ट्राई की है, हर स्ट्रैटेजी ट्राई की है, डिफरेंट चीजें ट्राई की हैं। ठीक है, यानी खंदक भी खोदी, उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी ली, उसके बाद जो है वो स्पाई भी भेजे, इंटेलिजेंस सर्विस भी अपनी एक्टिव की। ठीक है ना, इसी तरह प्रोपेगेंडा को भी यूज किया। प्रोपेगेंडा कैसे यूज किया कि अपने कुछ सहाबा को एज अ स्पाई बनाकर भेजा किसी कबीले के पास, और दोनों कॉन्फेडरेट्स में लड़ाई करवाई उन्होंने। ठीक है, यानी बातें फैला के, ये जायज प्रोपेगेंडा है। दुश्मन के रैंक्स में इस तरह की डिसयूनिटी के लिए प्रोपेगेंडा ये बिल्कुल जायज है। तो आप देखें कि ये रेजिलियंस है, दिस इज रेजिलियंस, कि हार ना मानना और डिफरेंट चीजों को ट्राई करना। तो मसला ये कि जो ओवर जनरलाइजेशन करने वाले लोग होते हैं वो बहुत लेस रेजिलियंट होते हैं, क्योंकि वो एक ही चीज को देख के फैसला कर लेते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इफ दिस डिडंट वर्क नथिंग विल वर्क, ये ओवर जनरलाइजेशन है। जंपिंग टू कंक्लूजन भी प्रीटी मच यही है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे without individual saying, so person who jumps to conclusion knows what another person is feeling and thinking and exactly why they act the way they do। ये
बेसिकली होता है दूसरों को जज करने में, यानी आप समहाउ उनको कंपेयर करते हैं अपने आप से। आप ये समझते हैं कि चूंकि मुझे बात समझ आ रही तो इनको भी आनी चाहिए, या आप ये समझते हैं कि चूंकि मैं ऐसा फील कर रहा हूं तो ये भी ऐसे फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि आप जंप कर जाए कंक्लूजन पे समहाउ कि मुझे पता है कि अगला क्या फील कर रहा है और अगला क्या सोच रहा है, तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ठीक है, इसी तरह कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये क्या है? ये है कि एक बंदा नो मैटर व्हाट, वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करे कि मैं तबाह हो जाऊंगा, यानी डिजास्टर विल स्ट्राइक नो मैटर व्हाट। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैग्नीफाइंग, यानी वो छोटी सी चीज को मैग्नीफाई करके देखते हैं। आपने देखा है कुछ लोग जो है ना, वो हर वक्त बैटल मोड में होते हैं, जबकि देयर इज नो बैटल एट ऑल, यानी हर वक्त बैटल मोड में है, सर्वाइवल मोड में है, फाइट मोड में, जबकि जब देखा जाए उनकी लाइफ तो देयर इज नो फाइट एक्चुअली। ठीक है, उन्होंने इतना ज्यादा अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया होता है फाइट और फ्लाइट मोड पे कि वो खुश ही नहीं रह रहे होते, वो हर वक्त उन्हें डर लगा होता है, अभी ये हो जाएगा, अभी ये फेलियर आ जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कैटास्ट्रोफाइजिंग की तरफ इंसान को ले जाती है कि इंसान फिर हर वक्त डरा होता है कि अभी ही कुछ हो जाएगा, अभी कोई हादसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, और जाहिर है कि इसको कैसे करना है इंशाल्लाह फाइट आगे देखते हैं। पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन एक डिस्टॉर्शन है वेयर अ पर्सन बिलीव्स दैट एवरीथिंग अदर्स डू और से इज सम काइंड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल अटैक और रिएक्शन टू देम। ये भी एक डिस्टॉर्शन है, कुछ लोग को होता है कि यानी कुछ भी हो रहा है इर्द गिर्द, समहाउ उन्हें लगेगा कि मेरे खिलाफ हो रहा है। ठीक है, या मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो ये भी एक डिस्टॉर्शन है। इसी तरह कंट्रोल फैलेसी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्टॉर्शन है। वो क्या है? कंट्रोल फैलेसी ये है कि एक बंदा ये सोचे कि जो भी जिंदगी में उसके हो रहा है उसके हवाले से दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन इन अ पर्सन्स लाइफ। यानी मिसाल के तौर पे टू डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं। इन द फर्स्ट, इफ वी फील एक्सटर्नली कंट्रोल्ड, we see ourselves as helpless, a victim of fate. In the second, internal control has us assuming responsibility for the pain and happiness of everyone around us. For example, why aren't you happy? Is it because of something I did? कंट्रोल फैलेसी वाले लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो ये सोचे कि मुझे कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है और वो फिर हेल्पलेस विक्टिम बन जाए। ठीक है, लर्निड हेल्पलेसनेस की तरफ चले जाएं, यानी वो ये सोचे कि मेरा हल निकल ही नहीं सकता क्योंकि बस मुझे कंट्रोल किया जा रहा है बाहर से, और नो मैटर व्हाट आई डू मुझे बर्बाद कर दिया जाएगा, और लोग जो है वो साजिशें कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो इसका मतलब है कि वो एफर्ट नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि वो हेल्पलेस विक्टिम बन जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा एस्पेक्ट कंट्रोल फैलेसी का जो है, दूसरे लोग वो होते हैं जो ये समझते हैं कि मेरे चीज में हर किसी खुशी को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। यानी वो फिर बहुत ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरी वजह से हुआ है। यानी मिसाल के तौर पे इनका मूड ऑफ है, मेरी वजह से ऑफ है, ये नाराज हो गए, मेरी वजह से नाराज हो गए। ठीक है, या ये हर्ट हो गया, मेरी वजह से हर्ट हो गए, या फलाना बंदा मुझसे ठीक से क्यों नहीं बात कर रहा, मेरी वजह से। देखें, हो सकता है कि वो उनका मूड ना हो आपसे ठीक से बात करने का, हो सकता है कि वो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि उनका दिन अच्छा ना गुजरा हो। तो हर चीज को अपने ऊपर ले लेना कि मेरी वजह से है, मैंने ही कोई गलती की होगी, मेरी ही कोई प्रॉब्लम है, फिर वो बहुत पैनिक होके, आपको पता है कि बहुत ज्यादा उन्हें एंजाइटी अटैक भी आता है। तो ये कंट्रोल फैलेसी है।